अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक कौम एक मंजिल। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के हवाले से बहुत ही अहम है। ये वो दिन है जब 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में करारदाद लाहौर मंजूर की गई, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया। ये वो तारीखी करारदाद है जिसने बरसगीर के मुसलमानों को कायद-ए-आज़म की क़यादत में एक आज़ाद मुमलिकत के क़याम के लिए एक नया हौसला दिया था। इस करारदाद में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास की ये मुस्लिमा राय है कि कोई आइनी मंसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक जोग्राफियाई तौर पर मुतसिल वहदतों की हदबंदी ऐसे खित्तों में की जाए कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरक़ी हिस्से, उनकी तश्कील ऐसी आज़ाद रियासतों की सूरत में की जाए जिनकी हदतें खुद मुख्तार और मुक़्तदर हों। और इसके अलावा इन वहदतों और ख़ित्तों में अक़लियतों के जो मजहबी, सक़ाफ़ती, मुआशी, सियासी और इंतज़ामी और जो दीगर हुकूक़ और मफादात का मुनासिब मौसर और हुक्मी तहफ़्फ़ुज़ उनके मशवरे से आइन की सराहत में इसके साथ किया जाए। जी हाँ नाज़रीन, मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास के दौरान कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान अब बेदार हो चुके हैं। मुस्लिम लीग एक ताकतवर सियासी जमात बन चुकी है, अब इसे कोई नहीं मिटा सकता। मुसलमान अवाम अब बेदार हो चुके हैं, वो आपसे रहनुमाई चाहते हैं। इसलिए इस्लाम की खिदमतगारों की तरह आगे आओ, अपनी कौम को इक़्तिसादी हैसियत से, मुआशरती हैसियत से, तालीमी और सियासी हैसियत से मुनज़्ज़म करो, और फिर मुझे यकीन है कि आप ऐसी ताकत होंगे जिसे सब तस्लीम करेंगे। नाज़रीन, हकीकत ये है, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि आज 8 दिहाइयाँ गुजरने के बाद भी करारदाद पाकिस्तान हम सबको अपने एहतसाब का मौका फराहम कर रही है कि आज इस रियासत का ख्वाब अल्लामा इक़बाल ने पेश किया था, हम इस रियासत की तामीर में आखिर किस हद तक कामयाब रहे हैं। क्या कभी हमने ये सोचने की कोशिश की या हम लोगों ने कभी ये समझने की कोशिश की कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, उस मकसद को किस हद तक पूरा करने में हम कामयाब हुए हैं? और फलाही रियासत की बुनियाद कायद-ए-आज़म ने रखी थी, हम इस फलाही रियासत के क़याम में किस हद तक कामयाब हुए हैं? आज ये बात जो है रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो चुकी है कि जिना के पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, महफूज हैं, जबकि गांधी के हिंदुस्तान में आज अक़लियतों का कत्लेआम जारी है। आज सेकुलर भारत में मजहबी आज़ादी नापैद हो चुकी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, तो वहीं इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल फलाही रियासत के क़याम में एक बड़ी रुकावट बन चुके हैं। नाजरीन, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान कैसे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करे, कैसे अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का जो विज़न है उस पर अमल करे, कैसे हम पाकिस्तान को एक हकीकी फलाही रियासत बना सकते हैं। हकीकत नाजरीन ये है, मसाइल कल भी थे, मसाइल आज भी हैं, और उससे ज़्यादा हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त तो मसाइल का अंबार था। आज हम 23 मार्च के दिन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, ड्रामा राइटर हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं सर, हम आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर मेहदी हसन मेरे पसंदीदा उस्तादों में से एक उस्ताद हैं। ये जब MSc मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही थी तो ये मेरे उस्ताद थे। अक्सर बड़े तालिब इल्मों का दिल करता है कि जब क्लासेस होती हैं क्लासेस को बंक करेंगे। वाहिद टीचर थे, मैंने कभी इनकी क्लास को जो है ना वो नहीं छोड़ा था। इतना ज़बरदस्त ये पढ़ाते हैं, किताबी पढ़ाई से निकल कर इन्होंने हमें शऊर दिया, ज़िंदगी की हकीकत, हिस्ट्री क्या पढ़ाई जाती थी, हमें हकीकत की तरफ लेकर जाते थे, एक शऊर दिया। इसलिए मेरे पसंदीदा उस्तादों में से एक हैं डॉक्टर मेहदी हसन साहब। सर आपको भी वेलकम कहते हैं सर। इब्रारुल हक साहब है मेरे साथ, तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, चेयरमैन हिलाल अमर हैं, समाजी कारकुन हैं, आपको भी हम वेलकम कहते हैं इब्रारुल हक साहब। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया।
और एक और मेहमान मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है, जिनका तारुफ तो पहले ही हो चुका था, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त शुक्रिया पाकिस्तान मिली नगमा तराना हम सब के लिए गाया। साहिर अली बगा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम मेहमानों को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। जनरल साहब, सबसे पहले मैं डिस्कशन का आगाज़ आपसे करती हूँ। जनरल साहब, बड़ा अहम दिन है आज का। जनरल साहब, किसी मकसद को हासिल करने के लिए इसमें कोई शक नहीं है, कौमों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने यही किया है। लेकिन उन कुर्बानियों के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मकासद हमें बताए गए थे, जिन मकासद के लिए इस पाकिस्तान को इतनी कुर्बानियों के बाद जनरल साहब हासिल किया गया था, किस हद तक कामयाब हुए हैं हम उन मकासद को हासिल करने में? सर जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं छोटा सा ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सलाम पेश करते हैं अपने उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने ये सोचा, ये विजन उनके जहन में आई कि हम नहीं रह सकेंगे हिंदू अक्सरियत के साथ और हमें अपना अलग मुल्क बनाना है। और ये बात बिल्कुल साबित होगी, आपने अपने इंट्रो में भी कहा है। ये जो आप बात कर रही हैं मंजिल की और रास्ते की, मेरा ख्याल है कि हम उलझ गए हैं रास्तों में और इस चीज़ पर ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि ये रास्ता अख्तियार किया जाए, वो रास्ता अख्तियार किया जाए, जो कि एक दुरुस्त बात है, क्योंकि रास्तों हुई से पता चलता है कि मंजिल तक कब तक पहुंचेंगे। लेकिन मंजिल को शायद हमने नज़रअंदाज किया है। किसी भी मुल्क का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है, जिसमें आजकल इस पर बहस भी होती है कि जी हमें इंटरेस्ट डिक्टेट कराया जाता है और ये बताया जाता है, दैट इज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। लोगों का वेलफेयर। और वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर होता है कि आप उनको निज़ाम दें, अदल, जस्टिस, आप उनको तालीम दें, आप उनकी सेहत का ख्याल रखें, आपको उनको इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दें। इन चार चीज़ों के अलावा और बाकी फ्रोई चीज़ें हो सकती हैं। और क्या है किसी भी रियासत का मकसद और क्या हो सकता है अभी वेलफेयर लोगों का? तो अभी आप मुझे इस पर क्या लंबी चौड़ी बात करनी है। आप कितने अच्छे अच्छे मौजूद मेहमान बैठे हैं कि हमने इंसाफ के जुमरे में, जिसमें खुद ब खुद मेरिट भी आ जाता है, उसमें क्या किया हमने लोगों को तालीम देने के लिए, और तालीम की नौयत जिसमें तरबियत भी शामिल हो, उस सिलसिले में हमने क्या किया। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस तरीके से हमारे बड़े बड़े लीडर जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और जिस किस्म के रवैये उन्होंने इख्तियार कर रखे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो नीचे के अवाम हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब इतने जो लीड कर रहे हैं, जिनको इतनी तालीम दी गई। तो मेरी बहन, मेरा ख्याल है कि हम अपनी मंजिल से भी बहुत दूर हैं। हमें अपने अवाम के वेलफेयर के अलावा ये साबित करना था दुनिया पर कि मुसलमान इकट्ठे रहकर इस काबिल हैं कि वो एक ऐसा मुल्क तामीर करें कि जो नज़ीर बन जाए बाकी दुनिया के लिए, कि हमारी सोच और हमारा अमल जो है ना कहाँ तक हमें ले जाता है। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, एक कौम एक मंजिल, कौम एक है, क्या हम सबकी मंजिल भी एक है? आज क्या हम वाकई सही जमहूरियत के रास्ते की तरफ चल रहे हैं? सर आप देखें, जो बात अभी जनरल साहब कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। किस तरह की आज ज़बान इस्तेमाल हो रही है, किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। उनका मकसद क्या है सर? सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करना। क्या ये हमारी कौम को सही डगर पर लेकर चल रही हैं हमारी सियासी जमातें? क्या वही बात जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया था कि इकट्ठे रहना है, एक मकसद के लिए सबने इकट्ठे होना है, सर क्या हम आज कामयाब हैं बतौर एक कौम? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का क़याम जो है ये 1937 के इंतखाबात के नतीजे के विजन में बना था। पहला इंतखाब हिंदुस्तान में एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के तहत 1937 में हुआ। मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज नहीं थी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। 7 सूबों में कांग्रेस ने हुकूमतें बनाई थी। 2 साल वो हुकूमतें चली, क्योंकि जब 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई तो अंग्रेज़ हुकूमत ने, जो हमारे आका थे हिंदुस्तान में, उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से कहा कि हमारी हिमायत करो जंगी एफर्ट्स की। तो मुस्लिम लीग ने तो एक्सेप्ट कर लिया फ़ौरन
कांग्रेस ने नहीं किया, एक्सेप्ट उन्होंने कहा कि पहले हमें आज़ादी दो, उसके बाद हम आज़ाद मुल्क के तौर पे फैसला करेंगे। तो वो जो 1937 में जिन्ना साहब ने कहा था, कायदे आज़म ने, कि कांग्रेस ने 2 साल तक जो पॉलिसियाँ फॉलो की वो जमहूरी पॉलिसियाँ नहीं थी, वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू पॉलिसियाँ थी, जिसके नतीजे में 1940 का रेजोल्यूशन पास हुआ। अगर कांग्रेस ने जमहूरियत पे अमल किया होता 37 के इलेक्शन के बाद, सही, तो कायदे आज़म जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाते थे, वो कभी अलहदगी पसंद पॉलिसी इख्तियार ना करते। तो पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो जमहूरियत है, बिल्कुल, मगर हमारे यहाँ पहले दिन से जमहूरियत जो है वही निशाना बनी है। हमारी 72 साल की तारीख में से 35 साल ऐसे हैं जिसमें गैर आइनी हुकूमतें रही हमारे यहाँ। जमहूरियत का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, सही, अवाम को मुक़्तदर करना, इक़्तिदार अवाम को देना जमहूरियत कहलाता है। बिल्कुल, ये ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल, और उसमें जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आयद होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये मसाइल पॉलिटिकल हैं, हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे। सही, आजकल 130 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के पास। किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे प्रो पीपल पॉलिसीज मुझे नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। अवाम कैसे मुक़्तदर होंगे, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कैसे पॉलिसी साजी होगी, यहाँ सिर्फ नारेबाजी पे यकीन रखा जाता है। हमें खुशनुमा नारे दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो अवाम को इससे ताकतवर काम बनाने का जो नहीं चलने जरिया वाला। है बलदियाती निज़ाम, उसी पर किसी भी सियासी जमात का ध्यान नहीं रहा। हम जो बात करते हैं कि इतने सालों में गैर आइनी ताकतें ज़्यादा बराजमान रही हैं, उससे ज़्यादा हकीकत यह है कि उन्हीं गैर आइनी ताकतों ने ही बलदियाती सिस्टम को हमारे मुल्क में मजबूत किया है। सर, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रहमान साहब आपके लिए सवाल छोड़कर जा रही हूँ कि किसी भी कौम की जो नज़रियाती एक ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है, उसमें जो एक लिखारी होता है, राइटर होता है, जिसने अपनी सोच जो है ना वो कौम के सामने रखनी होती है, बड़ा अहम एक रोल होता है। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने ड्रामों के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपने एड्स के ज़रिए लोगों को बताएं कि पाकिस्तान बनाने का मकसद था क्या, अपनी नई नस्ल को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। सर, ये मैं आपके लिए सवाल छोड़कर जा रही हूँ। इब्रार साहब भी हमारे साथ है। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले खलील साहब आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी कि हम अपने ड्रामों, फिल्मों और एड्स के ज़रिए नई नस्ल को कैसे बता सकते हैं कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। देखिए शाज़िया, उमूमी तौर पर आप लोगों को नहीं पता कि आपके यहाँ तहरीर और लिखारी के साथ क्या किया गया। आप इसको बड़ी सुपरफिशली देखते हैं और उससे सवाल उसकी कोख से निकालने की कोशिश करते हैं। जिस किस्म का सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम इस मुल्क में मुतारिफ़ करवाया गया और जो सलूक किया गया हमारे यहाँ जमहूर के साथ, सो कॉल्ड जमहूर के साथ, उसका लिखारियों पर असरअंदाज होना बहुत ज़रूरी था। हमारे यहाँ मोस्टली राइटर्स जो हैं वो ज़द में हैं इस करप्ट निज़ाम का के हाथों, जो हमारी जड़ों में सिरायत कर चुका है, हमारी रगों में सिरायत कर चुका है। आपको बहुत बारीक बीनी से देखना होगा कि ये वो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव था जिसने आपकी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करनी थी। बट इफ़ यू लुक एट योर ड्रामास टुडे, इफ़ यू लुक एट योर फिल्म एंड योर एड्स, तो आपको पता चलेगा कोई भी कंड्यूसिव टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पाकिस्तान नहीं है। अपने अपने एजेंडेज हैं जिन पर अमल किया जा रहा है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए
बजाय इसके कि मुझे वैसे सिर्फ लिखारी ये सवाल किया जाता, आपको समझना होगा कि जिस किस्म के फरसुदा पार्लिमानी निज़ाम को आपके यहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया, वो आपके यहाँ एक जो आपने रियाया डेवलप की थी 1000 सालों में, उसकी एक कॉन्टीन्यूटी थी। इट इज़ एन एलीट फ्रेंडली सिस्टम जिसने कभी मेरे अवाम को वो इज़्ज़त नहीं दी, जिसने कभी मेरे अवाम को के मसाइल हल नहीं किए। हमने कॉन्टीन्यूसली एलीट क्लास को और फ्यूडल्स को सपोर्ट किया इस निज़ाम के थ्रू। कोई एक तारीख का एक वाक़या ऐसा नहीं है जहां आपकी इंसाफ की कुर्सी या पॉलिटिकल साइड आपने घूमकर आवाम की वेलफेयर की बात की हो। आप रियाया थे, आपको जमहूर में ट्रांसफॉर्म करने की बजाय आपके ऊपर एक जमहूरी निज़ाम लादा गया। रियाया और जमहूर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपने फियर से डराया, फियर से पालने वाली रियाया को जमहूरी निज़ाम दिया और कॉन्टीन्यूसली उसको रियाया बना के रखा, लेकिन निज़ाम उसके सर पर लाद दिया जमहूरी। निज़ाम बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, निज़ाम को बनाया जाता है। अब निज़ाम यहाँ के सियासतदानों ने अपने मुताबिक डेवलप किया है। देखिए शाजिया, आप उम्मत रसूलुल्लाह होने का दावा करते हैं और आप दयानतदारी में 162वें नंबर पर हैं दुनिया में। आप इंसाफ देने में 112वें नंबर पर हैं। क्या हमें अभी भी शर्म नहीं आएगी? आपने शुरू दिन से डिस्क्रिमिनेशन किया है। आपने अंग्रेजी ज़बान को हमारे बच्चों के सरों पर लाद कर उनको पढ़ाई से भगाया है। आपने इंटेलेक्ट को दरिया बुर्द कर दिया, साफ फ़र्क पैदा कर दिया। गरीब का बच्चा उर्दू पढ़ेगा, अमीर का बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा। क्या अंग्रेजी को हमें ये समझाना है? आज भी ये समझना नहीं है कि अंग्रेजी इज नॉट रीजन ऑफ इंटेलेक्ट, ये काबिलियत की वजह नहीं है किसी सूरत में भी। लेकिन हम और आप तारीख के पन्ने उठाइए बरक उल्टी और देखिए कौन सा मुल्क है जिसने अपनी जबान में काम ना किया और उसने तरक्की करनी। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपको भी मैं गारंटी करता हूं, जब तक आप अपनी जबान और एक सिलेबस पर नहीं आएंगे, आप तरक्की नहीं करेंगे। आपके लिए ये जाने दीजिए, अब ये यूनो वाला कॉन्सेप्ट आपने 74 साल भुगत लिया है। अब आप आगे बढ़िए, वरना अगली चंद डेकेड्स जाया हुई तो आपको फिर जान के लाले पड़ जाएंगे। आप पहले मुल्क का एक हिस्सा गवा चुके हैं। मतलब ये है कि सिस्टम हमें ठीक करना है और हमारे सियासतदानों को, लोगों को ये सिस्टम ठीक करना है। इब्रार हमें खुद ठीक होना है। बिल्कुल, सबसे पहले हमें रियाया को ट्रांसफॉर्म करना है जमहूर में। जमहूर गरेबान पे हाथ डालती है, असेंबली में झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर को के गले में हाथ डालती है उसके गिरेबान को। जब मेरे यहाँ जो लोग जो हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, तो कौन एक सेंटेंस्ड मुजरिम है जो दंदनाता हुआ जहाज में बैठकर सजा इलाज के लिए इंग्लैंड चला जाएगा? अब बाकियों को भी ये हमारे सिस्टम की खराबी है। बिल्कुल वो जेलों में क्यों सड़ रहे हैं? इब्रार, आप एक सिंगर हैं, आप अपना ट्रस्ट भी चला रहे हैं, फलाही काम भी करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूलर पार्टी है आपका उससे ताल्लुक भी है। फलाही रियासत का जो एक तस्वुर है जो कायदे आज़म ने दिया, क्या आज फलाही रियासत है हमारा मुल्क? इस तस्वुर के बारे में आप क्या कहेंगे? आप समझते क्या हैं फलाही रियासत का तस्वुर बेसिकली है क्या? ये क्या कॉन्सेप्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस्लामी फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार जो है वहाँ का खलीफा होगा। और ज़ाहिर है इंसान तो फिर इंसान होते हैं, तो उस पे आना और उस रियासत वैसी बन जाना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो उसके करीब भी नहीं है, हकीकत तो यही है। और बड़ी खूबसूरत अंदाज से बातें हुई अभी तक, इट वाज लाइक म्यूज़िक टू माय ईयर्स। लेकिन मैं ये पता कहना चाहता हूँ, पहला काम, पहली चीज़ याद रखें, मायूस नहीं होना। ये मैं सारी आवाम को आपके चैनल की वसातत से, कौमों की तारीख में वक्त लगता है चीज़ों को ठीक होने में, और किसको ठीक होने में? हम सबको। उसने कहा था ना, जब्र का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा, ठीक है ना। जब हम नहीं ना बदलेंगे, हम कहेंगे हुक्मरान बदल जाए, ये सिस्टम ठीक हो जाए और हम वैसे ही रहें, हम टैक्स नहीं दें, भाई कैसे चलता है मुल्क? हम अपनी जो डोमेन है उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्या वालिद बच्चे को बता रहा है कि ये मुल्क तुम्हारा है, तुमने ठीक करना है?
क्या आज के बच्चे को हम अलामा की किताबें पढ़ा रहे हैं? बाले जिब्राइल पढ़ा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं उनको? ये बांगे दरा बाले जिब्राइल हमारे कोर्स में हमारे वालिदैन ने डाला था। क्यों? उनको एहसास था इम्पोर्टेंस का उसकी। इकबाल को पढ़ ले, उनके अफकार को पढ़ ले, कायद की स्ट्रगल को देख ले, और फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन, 3 चीज़ों पे चल लें। आपके पास ये जो आप विजन है ना, आप कह रही हैं कि इस्लामी फलाही रियासत ये आपके कदमों में होगी। ये छोटा सा छोटे को, बहुत साइंस नहीं है बड़ी, हम लोगों को परेशान ना करें, सिर्फ उस तरफ चल निकलें। और इसका स्टार्ट होगा जब हम अपने बच्चे को ये तालीम और तरबियत देना शुरू करेंगे। चलने के लिए आपको ऐसे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अभी मैंने भी पहले बल्दियाती निज़ाम की बात की, आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने अपने टेन्योर में अपने शौक से अवाम का ख्याल रखते हुए, अवाम के हुकूक का सोचते हुए बल्दियाती निज़ाम करवाए हैं? यहाँ सेंसस किसने करवाए? सुप्रीम कोर्ट ने कराए। यहाँ बल्दियाती निज़ाम किसके हुक्म पर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर होते हैं। तो जब एक नीचे ठेले वाला, रेड़ी लगाने वाला इन पावर नहीं होगा जनाब, आप जितने मर्जी सियासतदान हमें लेक्चर दे दें, आम आदमी को कह दें कि तुमने टैक्स देना, भाई आम आदमी तो इनडायरेक्टली टैक्स दे रहा है। आप अपने सिस्टम को देखें, आप इंट्रोड्यूस क्या करवा रहे हैं जनाब? मैं अर्ज करता हूँ, एक तो मैं आम आदमी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। आम आदमी तो टैक्स दे दे के पागल हो चुका है। आम आदमी ही, उसके ऊपर ही तो सारा प्रेशर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उन अरबों और खरबों की, खरब वालों की, जिनका जिक्र अभी इन्होंने किया, खलीलुर रहमान साहब ने। उन्होंने कहा कि सारा सिस्टम तो उनके लिए बनता है, बड़े लोगों के लिए बनता है और उन्हीं के गिर्द घूमता है। उनसे निकलवाना है, वो नहीं देते। गरीब आदमी तो दे रहा है टैक्स, साबुन लेता है तो टैक्स देता है, सब्जी लेता है तो कोई भी चीज़ लेता है वो तो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है। टैक्स जो लोग नहीं दे रहे वो बड़े लोग हैं, वो बड़ी मछलियां हैं, उनको उसके अंदर टैक्स नेट में लेकर आएँ। और आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर हमें ईमान चाहिए कि अगर हुकूमत हमारे नसीब में होगी तो हमें मिल जाएगी। तो हमें बल्दियाती निज़ाम देने में भी कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। देखें ना, आप फिर आ गई ना बात फेथ पे, ईमान। मेरे पास जितने अल्लाह मुझे देगा पैसे मैं गुजारा करूँगा, ठीक है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बुरा और अच्छा वक्त आए तो हमने भी हो सकता है देखा हुआ हो, दुनिया उसको देखती है। मगर हैविंग सेड दैट, ये जो 3 चीज़ें, ईमान के अल्लाह मैंने रिज़्क़ हराम नहीं खाना, इसके ऊपर मेरा ईमान है। फेथ, यूनिटी के आपस में मुत्तहिद रह के, जिसमें आप स्टेट को सामने रखें, गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट को, कि मैं रियासत की, बेहतर रियासत की, उसमें यूनिटी और डिसिप्लिन गुड गवर्नेंस को जन्म देता है। जब हम अपने लाइफ के अंदर, उसके बाद अपनी इदारों के अंदर डिसिप्लिन लेकर आते। फौज क्यों आज एक कामयाब तरीन इदारा है अगर एज एन इदारा उसको देखा जाए? क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन है। सो हम जब तक इदारों में डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, हम विजन, जब भी परेशान हो विजन की तरफ जाएं, कायद के विजन की तरफ जाएं। सही। शायद बड़े ज़बरदस्त आपके मिली नगमे, तराने, जब आप लिखते हैं क्या सोच होती है, म्यूज़िक बनाते हैं क्या फ़ील होती है, ज़रा इस बारे में आज के दिन के मुनासिबत के हवाले से शेयर करें। है जो हमारे दिलों में है पाकिस्तान के लिए हमेशा, और अपने घर के लिए मोहब्बत है ये। तो ये ख़ुद ही बस, ये कोई किसी ड्रामे का गाना या किसी फिल्म का गाना, इससे बहुत हट के है ये फीलिंग। हाँ। ये नेचुरल फीलिंग है जो आपके दिल से आती है। तो हम जैसे दुनिया घूमते हैं, जहाँ भी जाते हैं, बड़ा बड़ा खूबसूरत मुल्क देखते हैं, बड़े बड़े निज़ाम अच्छे देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम जैसे भी हैं हम सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। हाँ, तो हम इसलिए पाकिस्तान को, जो मैंने अभी आपको गाना सुनाया वो शुक्रिया पाकिस्तान। आप लिखते भी खुद हैं? मेरे ज़्यादातर तो इमरान रज़ा हैं, मेजर इमरान रज़ा। अच्छा। वो लिखते हैं, तो ये उन्होंने लिखे हुए हैं मेरे ज़्यादातर। खलील साहब भी लिखते हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ, उनका बहुत टाइम देते हैं, तो बड़ा अच्छा लिख देते हैं हमें। तो ये एक मोहब्बत है जो मैं, जितनी बातें आप लोग की जो सियासी हो रही हैं उसमें तो मैं कभी इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ ऑलवेज फॉर मी। तो हमेशा मैं जो पाकिस्तान के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि जब बाहर जाते हैं पाकिस्तान के ऐसे मल्ली नगमे तराने गाते हैं, तो क्या एक वहाँ पे लोग, वहाँ के जो हमारे जो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं,
उनको देख के ऐसे उनकी आंखों में आंसू देखते हैं जैसे वो पाकिस्तान को मिस कर रहे होते हैं बिल्कुल। तो वो एक नज़र आता है कि पाकिस्तान की मोहब्बत क्या है उनके दिलों में, फिर हमें और ज़्यादा जज्बा मिलता है पाकिस्तान के लिए कुछ करने का अपने वे से कि जैसे हम कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज़ आई थिंक मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ इसमें कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए किया, और मेरी पजीराई भी मिली लोगों से और बहुत मोहब्बत मिली पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमेशा इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। ज़बरदस्त। साहिर अली बगा पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं, इब्रार भी साथ हैं। इब्रार की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इब्रार आपने भी कुछ गुनगुनाना था, तो मैं चाहूँगी कि ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा आप भी गुनगुना दें, आपकी मौजूदगी का भी हम फ़ायदा उठा लें। वो इस तरह से था कि मेरा अपना ही एक कलाम है हाँ। कि सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ के अब एक हो जाने का मौसम आ गया, आओ जरा दोस्तों सोचो जरा, धो रहा था कल जिसे अपने फटे कुर्ते के साथ, आज वो बच्चा उसी गाड़ी के नीचे आ गया, कब तलक कागज चुने कूचों के गंदे ढेर से, कौपलों के फूलने फलने का मौसम आ गया, आओ जरा देखो जरा, गैर मुस्लिम हो के मुस्लिम सबका अपना घर है ये, सबने जीना भी है मरना भी है इस आगोश में, वो जो नफरत डालते हैं इन दिलों में जान ले, उन सरों की फसल झुक जाने का मौसम आ गया, आओ जरा। बिनते हव्वा को अब उसका हक तो देना ही है, पर साथ भी चलना है लेकर मुल्क की तामीर में, माँ है बेटी है बहू है बहन है बीवी है ये, आज ये खुश रंग रिश्ते क्यों परेशान हो गए, जिससे इन रिश्तों में कायम हो मोहब्बत की फिजा, आज से वो प्यार बरसाने का मौसम आ गया, काटना सर खून बहाना ये कहाँ इस्लाम है, जिंदा लोगों को जलाना ये कहाँ इस्लाम है, और असलहे के जोर पे अपनी शरीयत का निफाज बम स्कूलों में गिराना ये कहाँ इस्लाम है, आओ मिलकर बांट लें जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा, और लें बदले में हम लाखों करोड़ों की वफा, सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ के अब एक हो जाने का मौसम आ गया। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अब जनरल साहब, जब हम बात करते हैं मजबूती की और एक होने की, लेकिन हमने देखा है, आप हमारी हिस्ट्री हमें बताती है, हमने देखा है कि बजाय इसके कि हमारे इदारे मजबूत हों, अवाम एक पेज पर मजबूत हों, बराबरी हो, यहाँ कुछ ख़ानदान ही मजबूत हुए हैं, कुछ ख़ानदानों के ही असासे बड़े हैं। गरीब आदमी जहाँ आज से 60-70 साल पहले खड़ा था, आज भी गरीब आदमी का बल्कि उससे ज़्यादा बुरा हाल है, उससे ज़्यादा बदतर हाल है। सर, क्या इसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क का असल मसला आज भी करप्शन ही है? जी देखें, बात ये एक तो होती है ना, फिलॉसफी, शायरी लिखने वाले लोग, वलवला देने वाले लोग, जज्बात उभारने वाले लोग बहुत अहम हैं, और इनके बगैर एक कौम जो है वो उसमें वो जज्बा पैदा नहीं होता। लेकिन जब आपने कोई काम करना हो तो आपको एक और चीज़ की ज़रूरत भी है, वो है मैनेजमेंट स्किल्स, कि ये काम कैसे किया जाता है। वो एक साइंस है, वो एक आर्ट है, वो ऐसे नहीं आ जाता, खुद ब खुद नहीं आ जाता, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो मेरी बहन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वज़ीर आज़म ये कहें कि कल मैं चाहता हूं कि ये पूरे ग्राउंड का घास काट दिया जाए, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, ना आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन हो वो काम करने वाली, ना कोई रजामंद हो वो घास काटने के लिए, ना आपने उनको मशीनें दी हो घास काटने वाली, ना आपके पास सजा हो कि अगर कल तक ना कटा तो फिर होगा क्या। तो ये जो अहकामात हैं और जो जज्बे हैं, जो वलवले हैं, जो फिलॉसफियाँ हैं, इनसे मुल्क नहीं चलते। ये बिल्कुल रूह है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मुल्क चलते हैं, ये जो आप अदारों की बात कर रही हैं, अगर कोई मिस्त्री किसी गाड़ी का नट कसना चाहे और उसके हाथ में पाना सही ना हो जो उस नट को पकड़ के घुमाए, वो नट कभी नहीं कसा जा सकता। बिल्कुल। तो मेरी बहन और ये मेरे बुजुर्ग और भाई जो बातें सुन रहे हैं,
जब तक आप अपनी जुडिशरी की रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, इनको एक साइड पर छोड़कर अगर आप वैसे आगे भागने की कोशिश करें कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, ये कभी नहीं होने का। बिल्कुल ये सही। जो निज़ाम की आप सब मेरे खलील साहब भी बात कर रहे थे, बात ये है कि अगर 70 साल में से 35 साल ठीक है वो निकाल भी दे जाए, बाकी 35 साल में अगर इस निज़ाम ने कोई काम किया है तो ठीक है। अगर कोई समझते हैं कि नहीं काम करने दिया तो इसको करने दें, लेकिन अगर एक निज़ाम बार बार नाकाम हो रहा है और कुछ खानदानों ने पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसा कब्जा कर लिया कि वो यरगमाल बना ली गई हैं और किसी तरीके से उनसे छुटकारा हासिल करने का आपके समझ में नहीं आ रहा कि हम इनके साथ करें क्या। सही। और आज भी उन्हीं के पीछे वोट देने के लिए हम दौड़ते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें वो कौन सी बुनियादी तब्दीलियां लेकर आनी है अपने इंस्ट्रूमेंट्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, ताकि जो आपके ज़हन में फिलॉसफी है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल सही। जब तक इस बात पे आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे ये काम आगे नहीं चल सकता। सही। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। खलीलुर रहमान कमर साहब मेरे साथ थे, इब्रारुल हक साहब मेरे साथ थे, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और सबको एक बार फिर से यौम पाकिस्तान मुबारक। सलीम साफ़ी साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। सलीम साफ़ी साहब, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान कोई आसानी उसके बाद हासिल नहीं हुआ था, बड़ी जिद्दोजहद है, हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी मेहनत है। आज हमें उसी पैगाम को याद करना है, उन्हीं कोशिशों को देखना है, क्या कोशिशें थी, क्या मकसद था, हम कितना कामयाब हुए। आज तो एक और भी मौका है हमारे लिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपना एहतसाब करने का भी मौका है। आज हम कहाँ खड़े हैं साफ़ी साहब इतने सालों के बाद, 8 दिहाइयों के बाद? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कई मैदानों में हमने कई कामयाबियां भी हासिल की हैं और सबसे बड़ी कामयाबी तो ये भी है कि हमारी जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसके बाद जो बाकी मानदा पाकिस्तान का सलामत रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी और कुर्बानी है। लेकिन हमें साथ साथ अपनी खुद एहतसाबी भी ये सोच के करनी चाहिए कि इस वक्त आप देखें तो इक़्तिसादी लिहाज से इस साल भी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जीडीपी रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका ख़तरा है। जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था उसके इस वक्त जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं। हाँ। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने पाकिस्तान किस लिए बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था कि वो विल ऑफ द पीपल उस वक़्त ये थी कि उनका एक अलग मुल्क हो जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के साथ और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल। तो बेसिक जो मुहर्रिक था वो विल ऑफ द पीपल था, यानी वो डेमोक्रेसी थी। और बदकिस्मती से कि हम इस मुल्क में कि जो मुल्क जिससे हम अलग हो गए उसमें ठीक है नरेंद्र मोदी जैसे लोग आ जाते हैं जो मजहबी जुनूनियत का शिकार रहते हैं, उसमें अक़लियतों के साथ भी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल वो हिंदुस्तान मुसलसल वहाँ पे डेमोक्रेसी रही और उनकी मर्ज़ी से, आवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें गिरती और बनती रही। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में हमने ज़्यादातर वक्त मार्शल लॉ के साए में गुजारा और फिर अगर हमें जो जमहूरी अदवार मिले भी तो वो कंट्रोल डेमोक्रेसी रही या मौजूदा निज़ाम जैसे हाइब्रिड निज़ाम रहा। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिस पे हमें गौर करना चाहिए और मेरे ख़्याल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों के कुर्बानियों का अगर हम ख्याल रखना चाहते हैं तो उसका पहला तकाज़ा ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में जमहूरियत को नाफिज रखें और फिर हर किसी को ये आज़ादी हो
कि वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक और अपनी अप्रोच के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार। ये आज़ादी यहाँ पे तो है, लेकिन भारत में तो ये आज़ादी नहीं है। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा? आप देखें अक़लियतों का क्या हाल है वहाँ पर। वहाँ का जो निचली ज़ात का हिंदू है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी उसके साथ क्या करता है। उसकी जमात की एक अलग पॉलिसी है निचले ज़ात के हिंदू के साथ। मुसलमानों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसको हम क्या बहुत अच्छी जमहूरियत कह सकते हैं? इस हवाले से आप पाकिस्तान को देखें, करतारपुर बॉर्डर खोला, हमने अक़लियतों को कितना ज़्यादा हमारे यहाँ महफूज जो है ना वो फील करती हैं। तो इस हवाले से अगर हम इसको देखें, इस मुकाबले को, तो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है उस लिहाज से। साफ़ी साहब नहीं, आपने अपने सवाल में ख़ुद एहतिसाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं अपना ज़्यादा ज़ोर हमारे अपनी तरफ रहा। और ये देखिए उस रोज़ हमारे आर्मी चीफ ने भी जो बात की थी कि हमें अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये जो 70 सालों में हम अगर अपने मुल्क को नहीं सुधार सके तो उसकी एक वजह ये भी है कि अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम ज़्यादातर वक्त दूसरों के गिरेबान में झांकते रहे। अब हिंदुस्तान में तो ये चीज़ थी ना, तो तभी तो हम उस वक़्त हमारे असलाफ उनसे अलग हो गए और एक अलग मुल्क बना दिया। अब अगर हम भी उन हवालों से हिंदुस्तान की नकाली करने लगे, दूसरी बात तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। फिर एक और बात ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ये तो एक उनकी तारीख़ में एक जुनूनी क़यादत आई हुई है जो ख़ुद हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा नुकसान का बायस बन रही है, और हिंदुस्तान के जो एक सेकुलर चेहरा था उसको मसख़ कर दिया, और पहली मर्तबा मजहबी जुनूनियत की बुनियाद पे एक पार्टी कायम हुई है और उसको इक़्तिदार मिल गई है। तो ये तो अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि बेसिकली अब अगर वहाँ पे ये जुनूनी मोदी भी आया है तो वो आवाम के वोटों से आया है। उसमें इलेक्शन में कोई धांधली के इल्ज़ामात या मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात नहीं लगे। उसके बरक्स देखें, सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ तो हमारा था ना। कायद-ए-आज़म ने ये फरमाया था, हिंदुस्तान के बारे में नहीं फरमाया था, पाकिस्तान के बारे में फरमाया था कि ये जमहूरियत के लिहाज से, वेलफेयर स्टेट के लिहाज से और इंसानी आज़ादियों के लिहाज से दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। बिल्कुल। लेकिन हमने पिछले सालों में देखा कि पाकिस्तान मजहबी इंतहा पसंदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यहाँ पे मुसलमान एक दूसरे के गले काटने लगे। इसी तरह आज भी यहाँ पे बलोच अपनी जगह पे महरूमी का शिकार है, पख्तून अपनी जगह पे महरूमी का शिकार है, उर्दू बोलने वाला अपनी जगह पे महरूमियों का शिकार है। और सबसे बढ़ के फिर ये कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तबक़ात में बट गया है, जिसमें कुछ तबक़ात कानून और एहतिसाब से बालातर है और कुछ तबक़ात वो हद से ज़्यादा ज़ेर अताब आते हैं। सही। आज का जो हमारा नारा है साफ़ी साहब, एक कौम एक मंजिल, बतौर सहाफ़ी अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हमारा मीडिया इस कौम को मुत्तहिद करने में कितना कामयाब रहा है, तो इस पर क्या जवाब होगा आपका? क्योंकि आपको पता है हर आने वाली हुकूमत जो है मीडिया से नाराज़ भी कुछ होते हैं, खुश तो बहुत कम होते हैं, नाराज़ रहती हैं हुकूमतें मीडिया से। तो मीडिया ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस मुल्क को एक करने में, इस मुल्क की तरक्की में किस हद तक निभाई हैं साफ़ी साहब? इसमें देखें, मीडिया में भी दोनों तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया में हमारे बड़ों ने जो मार्शल लॉ के अदवार थे, जनरल अयूब के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में, उसके बाद मुशर्रफ के दौर में, या आज भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं, कोड़े खाए हैं, और ये सब कुछ सख्त माली मुश्किलात का सामना किया है। फिर आप देखें कि पिछले जो चंद साल गुज़रे, खुसूसन हमारे कबायली इलाकों में और बलूचिस्तान में और कराची में सहाफ़ी जिस माहौल में काम करते रहे, शहादतों के लिहाज से भी पाकिस्तान और ममालिक में शामिल हैं जहाँ पे सहाफ़ी ज़्यादा कत्ल हुए। फिर आप देखें कि हमारे सहाफ़ी जिस माहौल में काम करते हैं, ये तो हम जैसे चंद लोग हैं
जिन पे अल्लाह की ख़ास इनायत हुई है और ये जो प्राइवेट मेडिकल ये चैनल्स आ गए हैं, वरना हमारा आम रिपोर्टर इस वक्त ये कि ना उनकी तनख्वाह मिलती है, ना उनको टीवी का रिपोर्टर होता है, लेकिन उसको कैमरा मैसर नहीं होता। ये तो एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू भी ये है, वो ये कि हमारी मीडिया ने इस कौम को तकसीम करने में और इस पोलराइजेशन को बढ़ाने में और पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ताकत पहुंचाने में और पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशन को आपस में लड़ाने में भी एक बड़ा डर्टी किरदार अदा किया है। क्योंकि मीडिया डिवाइडेड है, मीडिया भी एक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मीडिया अब जो खुद एक तो डिवाइडेड हो और उसको डिवाइड कर दिया गया। एक डिवीज़न तो वो है एंकर्स का, फिर एक अलग तरफ का तबका बन गया है, फिर नीचे जाके तो रिपोर्टर बेचारों का एक अलग तबका बन गया है, और फिर यहाँ पे हमारे पास मीडिया पर्सन ने अपने हदूद से आगे बढ़ के किसी ने इस पेशे को सियासत तक के एक सीढ़ी के लिए इस्तेमाल किया। तो ये हमारे यहाँ वो जो अफरात तफरीक थी वो हमने कौम को भी मुंतकिल कर दी और कौम को भी डिवाइड करने में हमारा गुनाह किसी से कम नहीं है। मुश्ताक साहब भी मेरे साथ हैं। मुश्ताक अहमद साहब, किसी भी कौम का जो जज्बा होता है, ताकत का जो एक इजहार होता है, खेल का मैदान एक बहुत बड़ा सोर्स होता है उसके इजहार के लिए। जब खिलाड़ी इस तरह के नेशनल डेज होते हैं, आप लोगों को ही तो ईदें भी बाहर गुजरती हैं, नेशनल जो कौमी दिन होते हैं भी बाहर गुजरते हैं, तो जब खेल के मैदान में आप लोग होते हैं तो पाकिस्तान का परचम ज़ाहिर आप लोगों ने इसकी एक इज़्ज़त रखनी होती है। पूरी कौम को इंतज़ार होता है कि कब विक्ट्री का निशान आप दिखाएं, जीत का तमगा लेकर पाकिस्तान आए। तो आज का दिन क्या याद दिलाता है एक खिलाड़ी का जो खेल के मैदान में होता है? तो क्या जज्बात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं, ये ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसे आपने कहा स्पोर्ट्स का, भी मैं सलीम साफ़ी साहब की बात सुन रहा था। पहली बात तो है कि आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ता है। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग व्हाटएवर यू आर, हूएवर यू आर, आपको माइंडसेट, एक अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। मैं जब हम जब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, तो मुझे आज भी याद है कि मुझे आज भी वो नारा याद है कि मैं और जब इमरान भाई और पूरी टीम जब हम ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे तो एक आवाज हम लगा रहे थे, वी आर द वर्ल्ड चैंपियन, पाकिस्तान बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। हमें पाकिस्तान के नाम से हमें इज्जत मिली थी। तो आई थिंक बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, पहले तो माइंडसेट क्लियर करना पड़ता है, मेरा रोल क्या है, मेरा इंडिविजुअल रोल क्या है अपने मुल्क के लिए। जब आपका ये माइंडसेट क्लियर हो जाता है ना, तो उसके ऊपर फिर आपको अपने जिंदगी को और अपनी सोसाइटी में इम्पैक्ट डालने के लिए आसानियां आ जाती हैं। तो आई थिंक जो स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, देखें ना, क्रिकेट जब भी मुश्किल टाइम आता है, कोई भी हमारी क्रिकेट टीम जीतती है तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, बीइंग ए नेशन, हमें माइंड क्लियर करना पड़ेगा। एक सबसे पहले बात यह है कि मैं इंग्लैंड की टीम की 6 साल कोचिंग की है, पूरी टीम की पूरी दुनिया में अभी कोचिंग कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक चीज को आपको क्लियर करना पड़ता है, ईमान का हिस्सा है आपका अपने मुल्क से मोहब्बत करना। आपको अपने लोगों को, अपनी सकाफत को अपने सीने से लगाना पड़ेगा। अगर आप देखें ना, मैं बड़ी कॉमन सेंस की बात करने लगा हूं कि जब हम इंडिया के साथ मैच खेलते थे तो हमारा गेम, हम ग्राउंड से पहले ही उनकी आंखों में आंखें डालना शुरू कर देते थे। अब जब से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जब आप दुनिया में किसी कौमों से, किसी तहजीब से इन्फ्लुएंस होके उनके कल्चर को, उनकी चीजों को अपनाते हैं ना, यू स्टार्ट लूजिंग योरसेल्फ बेसिकली। आप याद रखिएगा कि आप जब भी कभी किसी से आपने जीतना है ना मैच, ये मैं तो स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, जब भी आपने कभी भी किसी को हराना है ना, तो आपको सबसे पहले ये बिलीव करना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, मेरा कल्चर बेस्ट है, मेरा रिलीजन बेस्ट है। जब आप ये चीज क्लियर कर लोगे तो आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। आप ये नहीं कहोगे कि आप दूसरे ममालिक में जो आप कोचिंग भी करते हैं, बहुत ममालिक में आपने खेला भी है, तो जो एक जज्बा जीत का, जो एक इजहार पाकिस्तानी का होता है या पाकिस्तानी खिलाड़ियों का होता है,
क्या मैं ये दुरुस्त कह रही हूँ? वो जज्बा, वो इजहार, चाहे कोई और मुल्क जीते, वो कभी किसी और टीम में, किसी कौम में नज़र नहीं आया। जो एक सेलिब्रेशन होती है, जो एक वतन के साथ जो एक मोहब्बत का इजहार होता है, क्या बाकी भी ऐसे ही करते हैं? अब बड़ी मैंने एक 92 का हमारा सिल्वर जुबली का एक प्रोग्राम हुआ था, अहमद मीर साहब ने किया था। हाँ। तो इमरान भाई भी तो उसमें अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो मैंने उनको एक बात याद कराई। मैंने कहा 92 के वर्ल्ड कप में एक हमारी टीम फंक्शन पे जाती थी, पूरी टीमों का फंक्शन होते थे। हाँ। तो हमारी टीम जाती थी शलवार कमीज में। ये एक छोटी सी बात है, इसको प्लीज मैं एक वैसे एक जनरल डिस्कशन के ऊपर बात कर रहा हूँ और इसका इम्पैक्ट देखिएगा आप। मैंने कहा इमरान भाई, जब हम वो जाते थे ना शलवार कमीज में, हमारा एक कल्चर नजर आता था कि वी आर डिफरेंट नेशन। आप जब अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को सामने रख के फैसले करते हो ना, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, जितने मर्जी गरीब हो जो आप, जितने मर्जी आपका मुल्क, जितना मर्जी जिस मर्जी सर्कमस्टेंस से गुजर रहा हो, आपको अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को सामने रख के फैसले करने पड़ेंगे, तब जाके आप दूसरी कौमों से जाके जी सकते हो। अगर देखे ना, मैं अभी इंडिया से मैं पहले बात कर रहा हूँ, जब उनके प्लेयर मिलते थे तो मनोज परबार के आज भी मुझे याद है, तो वो इमरान भाई के पास शिकायत लेके चला गया था। वो कह रहा है जी ये दो लड़के हैं ना, जो वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, आकिब जवेद, वकार यूनुस, हमें होटल के दरमियान में जब लिफ्टों में मिलते हैं तब भी हमें अग्रेसिवली बात करते हैं। इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं कि नफ्सियाती तौर पर हावी हो जाना। साइकोलॉजिकली आप किसी को इतना ज्यादा डाउन कर दें कि अगला जो है ना वो समझे यार पता नहीं हम जीत भी सकते हैं कि नहीं। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकली आप किसी पर जाना इफेक्ट करें। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक। डॉक्टर मेहदी हसन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी मैंने ये सवाल उठाया है अपने इस प्रोग्राम में कि क्या हमारे इस मुल्क का वाकई आज सबसे बड़ा मसला करप्शन है, जिसकी वजह से हमारे इदारे भी कमज़ोर हैं, हम तरक्की भी नहीं कर पा रहे हैं। हम जो बांग्लादेश है वो आज हमसे इतना आगे है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। देखिए बीबी, बात यह है कि कौम किसी एक चीज़ से नहीं बना करती, उसके बहुत से पहलू होते हैं। कायदे आज़म ने एक नारा दिया था 1937 के इलेक्शन के बाद, मैं पहले भी बता चुका हूँ 37 के इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के करारदाद में। उन्होंने मुस्लिम इंडिया का नारा लगाया था और पाकिस्तान का लफ्ज़ पहली दफ़ा कायदे आज़म ने 1942 में इस्तेमाल किया था। उससे पहले पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था। करारदाद लाहौर में भी पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं है। तो कायदे आज़म ने 1942 में उस वक्त पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जब लाहौर के दो हिंदू अखबारात मिलाप और प्रताप मजाक उड़ा रहे थे मुस्लिम लीग का, और ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग तो तहरीक पाकिस्तान चला रही है। इस पे कायदे आज़म ने कहा था कि इफ़ यू कॉल इट मूवमेंट फॉर पाकिस्तान देन लेट इट बी ए मूवमेंट फॉर पाकिस्तान। ये 1942 की बात है और पहली दफ़ा कायदे आज़म के मुंह से पाकिस्तान का लफ्ज़ निकला था। वो हमेशा मुस्लिम इंडिया की बात करते थे, जिसका मतलब ये था कि वो पूरे बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स मांगते थे। और वो ये चाहते थे और ये बिलीव करते थे कि जब तक इक्वल डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिलेंगे मुसलमानों को, जमहूरी हुकूक नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक हिंदुस्तान का मसला हल नहीं होगा। जब 37 में कांग्रेस ने हुकूमतें बनाई 7 सूबों में, जिनमें हिंदू पॉलिसी उसने फॉलो की, उसके बाद ये एहसास हुआ कायदे आज़म को कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते और वो अलहदा हुए और उन्होंने ये कहा कि जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ मुसलमानों की हुकूमतें बननी चाहिए। बिल्कुल। तो पहला जो तसव्वुर था
वो कन्फेडरेशन का तस्वुर था। 5 इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत थी। बाद में 1946 में दिल्ली के इजलास में मुस्लिम लीग ने कन्फेडरेशन को चेंज करके फेडरेशन का तस्वुर दिया। हमसे गलती ये हुई कि जो मुल्क जमहूरियत के ज़रिए से वजूद में आया था और सियासी तरीक़े से जमहूरी उसूलों की जद्दोजहद कर रहा था, उसमें सबसे पहला निशाना जमहूरियत ही बनी। और जमहूरियत इसलिए निशाना बनी कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने डे 1 से पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे पेश किया और लोगों को ये बताया पाकिस्तान के सही कि हिंदू मेजॉरिटी ने इस बड़े सगीर की 75% आबादी ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया है। हाँ। ये जो सोच थी, इसकी वजह से हमारे ताल्लुकात 75% आबादी के हिंदुस्तान से कुछ बहुत बेहतर नहीं रहे। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का नज़रिया जो जमहूरियत था उस पे अमल नहीं हुआ। बिल्कुल सही। जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है। वेरी ट्रू। जमहूरियत अवाम की एम्पावरमेंट का नाम है। बिल्कुल सही। और अवाम उस वक्त एम्पावर होते हैं जब पॉलिसीज़ अवाम की मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक बनी। बिल्कुल सही। वो काम पाकिस्तान में अब तक नहीं हुआ। और जहाँ तक कल्चर का सवाल है, कल्चर का लफ्ज़ कल्टीवेशन से निकला है। कल्टीवेशन सॉइल में होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सॉइल जो है उसका कल्चर होता है। हमारे यहाँ ये बहस अभी तक जारी है, 72 साल हो गए, कि हमारा कल्चर मिडिल ईस्ट से आएगा या हमारा कल्चर इंडस वैली का होगा। हम तो ये फैसला नहीं कर सके अभी तक कि हमारा कल्चर कहाँ से आएगा। बिल्कुल साफ़ी साहब, ये तमाम मसाइल जो हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साफ़ी साहब, एक बात और मैं बता दूं। जी जी। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जब ज़माना बदलता है तो सोच बदलती है। ज़माना हमेशा एक सा नहीं रहता। आजकल इतनी तेज़ी से ज़माना बदलता है कि 50 साल 72 साल तो बहुत होते हैं, ज़माना तो 2-4 साल में बदल जाता है। हम हमेशा माजी में ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। माजी के मसाइल को सामने रख के हम वहाँ से अपनी जड़ें तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये गैर मुनासिब है। बिल्कुल इससे सही। हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। साफ़ी साहब, अगर हम तारीख को सीधा कर दें। हाँ साफ़ी साहब, कहा ये कि आपको मजमूई तौर पर अपने सूबे की मोहब्बत और अपनी मुमलिकत से मोहब्बत और ज़िम्मेदारियों में फ़र्क करना होगा, और मुमलिकत की ज़िम्मेदारियाँ सूबायत से कहीं ज़्यादा हैं, और इसके लिए हमें जो अपनी सोच है उसको वुसअत देना होगी। हम तो यहाँ पर देखते हैं कहीं सिंध कार्ड की बात होती है, पार्टियों ने तो लगते हैं अपने अपने सूबे डिवाइड कर लिए हैं। एक सूबे का वज़ीर आला उठ के कहता है भाई हमें तो इस वज़ीर आज़म को सुनना ही नहीं है। कहीं सिंध कार्ड की बात होती है, कहीं पंजाब कार्ड की बात होती है, तो कहीं बलूचिस्तान की महरूमियों की बात होती है। मतलब कि तो यहाँ पे तो हर कोई अपने सूबों में इतना गुम होकर रह गया है कि ओवरऑल जो है हमारे मुल्क का एक मकसद है, शायद वो किसी को याद नहीं है कि पूरे मुल्क के लिए सबने काम करना है। नहीं, एक तो शाज़िया मैं इंतहाई अदब के साथ इख्तलाफ करूँगा कि सूबों की मोहब्बत में कोई गुम नहीं हुआ है, बल्कि हर कोई पहले तो अपनी ज़ात की मोहब्बत में गुम है, और फिर ज़ात से बढ़ के अगर उसका दायरा वसी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके इंस्टीट्यूशन या उसकी पार्टी तक चला जाता है। देखिए, डॉक्टर मेहदी हसन साहब की मौजूदगी में हम जैसे तालिब इल्मों को बात करना ज़ैब भी नहीं देता। वो इस मामले पे एक अथॉरिटी हैं, और डॉक्टर साहब ने बड़े वो समंदर को कूज़े में बंद कर दिया कि नंबर 1 क्या चीज़ थी जिसमें की खातिर कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। तो वो जो पहले हमने बात की थी कि जमहूरियत और विल ऑफ द पीपल, तो वो पाकिस्तान के साथ भी जुल्म करते हैं और वो कायद आज़म के फरमान से भी रूगर्दानी करते हैं। दूसरी बात उन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया कि देखिए, शुरू में कायद आज़म के जहन में भी ये नहीं था कि वो एक अलग मुल्क बनाए।
लेकिन 37 के इलेक्शन के बाद डॉक्टर साहब ने फरमाया, तो देखिए ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करना और इलेक्शन में धांधली कराना ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि उसके नतीजे में उस वक़्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी राय बदली और एक इलेक्शन में जब हमने बंगालियों के हक को तस्लीम नहीं किया तो बांग्लादेश भी हमसे अलग हो गया। तीसरा, अभी आप देखें कि बुनियादी चीज़ किसी कौम को उसके माशी और उसके समाजी और उसके माशरती हकूक़ दिलवाना और उसके इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब माजी में अगर हम रहेंगे, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये अब दौर बदलता भी रहता है। आप अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, अमेरिका में न ये एक कौम है न एक मज़हब है, लेकिन वो इस वक्त दुनिया का सुपर पावर है। वजह उसकी ये है कि वहाँ पे कानून की बालादस्ती है और हर एक को उसके सलाहियत के मुताबिक हक मिलता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोगों को मौके नहीं देंगे, लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, उनको इज़्ज़त नफ्स नहीं देंगे, तो फिर सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान के नारों के ज़रिए और कायद-ए-आज़म के फरामीन के ज़रिए आप इस कौम को एक नहीं रख सकते। कायद-ए-आज़म के फरमूदात का तकाजा भी यही है, विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल। और हकीकी मानों में कानून की बालादस्ती। इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला ये, जो लोग अगर कोई सूबे का कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई खुद हुब्बुल वतनी का कार्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सब कार्ड्स अपने ज़ाती मफादात को और अपने आप को चैलेंज करने वाले तबकात को ख़राब करने के लिए और लोगों की नज़रों में गिराने के लिए ये सारे कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान का यहाँ पर सिर्फ किसी एक सियासी जमात का कसूर नहीं है। आप देखें जब से इस मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं, एक तबके का कसूर नहीं है, एक जमात का कसूर नहीं है, लेकिन बेहतरी के लिए और कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को बनाने के लिए ये है कि कानून का और आईन का पाकिस्तान के हर शहरी, हर इदारे पे यकसां इतलाक हो। बिल्कुल ये ना हो कि कुछ लोग कानून से मुबर्रा हो, कुछ लोग एहतसाब से मुबर्रा हो और कुछ लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा उसका इतलाक हो। बिल्कुल सही। इससे पहले कि हमारे प्रोग्राम की हम एंडिंग, जी डॉक्टर साहब, मैं एक फ़िक्रे का इजाफा कर दूं। जी प्लीज़। कायद-ए-आज़म ने बार बार ये कहा था कि पाकिस्तान एक मॉडर्न, एक जमहूरी और एक ऐसी रियासत होगा जिसमें मज़हब का कोई अमल दखल सियासत में नहीं होगा। लोगों ने उसको फरामोश कर दिया। उन्होंने ये कहा था, उनके फ़िक्रे हैं कोट एंड कोट में, यू मे बी ए मुस्लिम, यू मे बी ए नॉन मुस्लिम, इट हैज़ नथिंग टू डू विद बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान विल हैव इक्वल राइट्स। हमने इसे फरामोश कर दिया और हमने पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत में तब्दील कर दिया। मजहबी रियासत और जमहूरियत ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। बिल्कुल सही। तो जब तक हम जमहूरियत के उसूल को नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक इस पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। इसमें टीचर्स का रोल भी है, इसमें मुसन्निफीन का रोल भी है। जो रोल 1936 से लेके 60s तक प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट ने अदा किया था, उसका बहुत अहम रोल है। वो अब छोड़ दिया है राइटर्स ने, शायरों ने, मुसन्निफीन ने। सही। वो काम जारी रहना चाहिए था और उसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए। जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, कौम को एक शख्स या एक इदारा ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। इसमें सबको अपना अपना किरदार अदा डालना पड़ेगा, अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुश्ताक अहमद साहब,
जाने से पहले मैं चाहूँगी कि पूरी कौम को एक मैसेज चला जाए मेरे मेहमानों की तरफ से कि कैसे पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह की तरफ गामजन करना है, कैसे हमें मुत्तहिद रहना है, कैसे हमें जो बैरूनी साजिशें हैं उनका मुकाबला करना है, कैसे पूरी दुनिया को हमें एक कौम बनकर दिखाना है। मुश्ताक साहब। जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का इतना मुझे पता नहीं है, बट मेरा पैगाम ये है कि अपने माजी को कभी नहीं भूलते कोई कौमें। जब माजी को भूल के आज हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज पता क्यों है? आज कंफ्यूज इसलिए हैं कि हम अपनी बेसिक्स को भूल चुके हैं। एज ए प्लेयर मैं आपको बताता हूँ, स्पोर्ट्समैन होने के नाते, जिस प्लेयर की बेसिक्स तगड़ी होती है ना, उनको उसको अंडर प्रेशर से निकलने का तरीका आ जाता है। इस तरह बीइंग ए नेशन हमें अपने माजी के हीरोज को, जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस मुल्क को हासिल किया है, जिन्होंने आज अपनी जिंदगियों को इस मुल्क के ऊपर निशावर किया है, उनको याद करना पड़ेगा। सोशल मीडिया को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें अपने हीरोज की फिल्में बनानी चाहिए ताकि हमारी यूथ 60 to 70% हमारी यूथ है। मैं कहता हूं कि उनको हमें टारगेट करना पड़ेगा। उनको टारगेट इसलिए करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जो आज हम आजाद हैं, जो आजादी के साथ सांस ले रहे हैं, ये इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से मिली है। अगर आज हम उनको याद नहीं करेंगे और मॉडर्न जमाने को कैच करने की कोशिश करेंगे, इट इज अ वेरी मच बैलेंस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू कि आज हमें माजी को भी नहीं भूलना और जमाने के साथ भी चलना है। तो इसके लिए बैलेंस बनाने के लिए मेरा पैगाम ये है, इस मुल्क की कदर करें, अपना अपना रोल अदा करें। एज इंग्लिश का एक फ्रेज है, एक्शन स्पीक्स, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आज हमें अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा और एक दूसरे की अच्छाइयां देखनी पड़ेंगी। अपने नेशनलिज्म के ऊपर जब भी कोई बात हो तो हम सबको इकट्ठा होके एक कौम की तरह खड़ा होना पड़ेगा। इंशाल्लाह फिर देखिएगा। इंशाल्लाह। साफी साहब, योर मैसेज। देखिए, एक तो वही मैसेज है कि आइन 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 की बालादस्ती और आइन पे उसकी रूह और स्पिरिट के मुताबिक काम। दूसरा, जिसका काम उसी को साजे। और जिस मैदान में मुझे मुश्ताक साहब के बतौर प्लेयर खिदमात को सराहना चाहिए और मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि मुश्ताक साहब अपने उस काम को जितना बेहतर कर सके, मैं उनको दाद भी दूँ, उनको दुआ भी दूँ, उनके लिए बेहतर माहौल भी फराहम करूँ। और मुश्ताक साहब को ये चाहिए कि मैं अगर सहाफ़ी हूँ तो वो मेरे लिए वो एनवायरनमेंट पैदा करे, मैं बतौर खिलाड़ी उनका एहतराम करूं। बस यही मेरा पैगाम है और मेरे ख्याल में यही इस पाकिस्तान की बका का रास्ता है। सही। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे, डॉक्टर मेहदी हसन साहब मेरे साथ थे, मुश्ताक अहमद साहब मेरे साथ थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक। लेकिन जाने से पहले, पाकिस्तान जिंदाबाद,